हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके बिजनेस लॉ यूनिट 3 का पार्ट 2। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं पहला पार्ट बना चुकी हूँ यूनिट 3 का। अभी पार्ट 2 होने वाला है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने फ्लो चार्ट बना के आपको बता दिया है। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, ये दो कॉन्ट्रैक्ट हम गारंटी और इंडैमिनिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? तो बेलमेंट मतलब होता है कि हम कुछ भी अपने गुड्स जो हैं वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है किसी एक पर्पस के लिए, और उस पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना के एक पर्पस के लिए एक पर्सन अपने गुड्स दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है। जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो वाले गुड्स रिटर्न कर दिए जाते हैं उसको, या फिर डिस्पोज कर दिए जाते हैं उसके डायरेक्शन के हिसाब से। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बेलर है वो बेली को अपने गुड्स डिलीवर करता है और बेली उसे एक्सेप्ट करता है, और इन दोनों के बीच में इस चीज़ का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टी होती है। एक होता है बेलर, पर्सन हु डिलीवर द गुड्स, बेली, पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सपोज ए गिव हिज लैपटॉप टू बी। बी कौन था? टेक्नीशियन। तो ए ने बी को अपना लैपटॉप दिया रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, ए जो है वो बेलर है क्योंकि उसने गुड्स दिए हैं, और बी जो है वो बेली है क्योंकि उसे गुड्स दिए गए हैं। एक बार लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा तो बी को ए का लैपटॉप वापस करना होगा, और दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और यही होता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है बेलमेंट की। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। बेलमेंट इज जनरली अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सप्रेस होता है, बट ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। दूसरा है डिलीवरी ऑफ द गुड्स। देखो, बेलमेंट का जो मेन कोर है ना वो ये है कि डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, कस्टडी नहीं, मतलब पूरा पोजेशन ही ट्रांसफर हो जाना चाहिए। या तो एक्चुअल डिलीवरी हो या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है कि फिजिकल ट्रांसफर हो जाता है गुड्स का, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है कि कोई सिंबलाइज थिंग ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि अगर मैं पूरे वेयर हाउस की एक जो चाबी है वो डिलीवर कर दूँ तो वेयर हाउस में जितने गुड्स हैं वो भी मैंने डिलीवर कर ही दिए, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एग्जाम्पल, अगर ए लीव कार टू बी गैराज फॉर रिपेयर, तो उसका पूरा पोजीशन ट्रांसफर हो गया बी को, सिर्फ कस्टडी नहीं, पूरा पोजीशन ही ट्रांसफर हुआ है। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। मतलब जो बेलमेंट जो है वो अप्लाई होता है सिर्फ मूवेबल गुड्स पे, जैसे कार, लैपटॉप, ज्वेलरी। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे या फिर मनी वगैरह पे अप्लाई नहीं होता। देन पर्पस, जो भी गुड्स हैं वो डिलीवर होने चाहिए किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे रिपेयर, सेफ कीपिंग, ट्रांसपोर्ट या यूज। एक डेफिनेट पर्पस नहीं होगा तो बेलमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। देन रिटर्न और डिस्पोजल। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिटर्न या डिस्पोजल। देखो, बेलमेंट का ये एसेंस है कि जो भी गुड्स जो है जो भी दिए जा रहे हैं वो बाद में रिटर्न किए जाएंगे या डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर। ठीक है, जैसे आफ्टर रिपेयरिंग अ लैपटॉप बी मस्ट रिटर्न इट टू ए। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक, ड्यूटीज ऑफ बेली। अब जो बेली है, बेली कौन है? जिसे गुड्स डिलीवर करे हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटी है? सबसे पहले रीजनेबल केयर। बेली जो है, अगर मान लो ए ने बी को अपना लैपटॉप डिलीवर करा है तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी केयर रखे। कितनी केयर रखे? जैसा वो नॉर्मली अपने लैपटॉप की केयर रखता है उतनी केयर वो रखे। ठीक है, अब बी ये नहीं कह सकता कि मैं तो अपने लैपटॉप की केयर ही नहीं करता तो मैं तो रखूंगा ही नहीं। एक गुड पर्सन जितनी ऑर्डिनरी केयर रखता है उतनी केयर रखेगा। ठीक है, दूसरा है रिटर्न द गुड्स। मस्ट रिटर्न और डिलीवर अ गुड्स ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम और अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्पस। एक बार पर्पस पूरा हो गया, मतलब लैपटॉप रिपेयर हो गया, तो उस गुड्स को वापस करना बहुत ही ज़रूरी है। देन रिटर्न इंक्रीज प्रॉफिट। अगर कोई भी प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है, मैंने मान लो मैंने अपने गुड्स तुम्हें डिलीवर करे थे और लेटर ऑन उस पर कोई भी प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो गया तो वो प्रॉफिट भी मुझे वापस किया जाएगा। मान लो मैंने अपनी जो काव थी, ए ने अपनी काव जो है वो बी को दे दी और वो प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद जाके उसको बच्चा हो गया, काफ बॉर्न हो गया, तो बी जो है अब ए को ये नहीं कह सकता कि तुमने तो मुझे सिर्फ गाय दी थी। नहीं, वो गाय और बछड़ा दोनों वापस करना पड़ेगा। देन आता है यूज गुड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देखो, गुड्स ना सिर्फ जैसे
लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो। इनकन्सिस्टेंटली अगर आप गुड्स को यूज़ करते हो और फिर उसके बाद उस पर कोई डैमेज आ जाता है तो बेली को वो डैमेज बेलर को पे करना पड़ेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। ए ने अपनी जो कार थी वो बी को डिलीवर करी, ठीक है, वॉश करने के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ इतना कॉन्ट्रैक्ट था कि कार वॉश होगी और उसके बाद वापस ए को दे दी जाएगी। अब बी ने क्या किया, ए की कार को लेके वो घूमने चला गया, ठीक है, कार इधर उधर उसने घुमानी शुरू कर दी कि चलो भाई ए तो भी बाद में आएगा, अब कार धुलनी तो है बट चलो कोई बात नहीं, घूम के आते हैं कार में। अब उसी के बीच में क्या हो गया, कार का हो गया एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट हो गया और उस पे आगे उस पे कुछ मतलब उसका नुकसान हो गया। तो अब बी ना ए को ये पूरे कार का जो एक्सीडेंट हुआ है और जो भी नुकसान हुआ है वो सब पे करेगा, बिकॉज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा था कि बी जो है वो एक ही कार को घुमाने ले जा सकता है। तो इट इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ बेलमेंट। नेक्स्ट आता है नॉट मिक्स गुड्स। देखो अगर जो भी बेल्ड गुड्स है, मतलब जो भी गुड्स बेलर ने बेली को दिए हैं, वो बेली का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन गुड्स को मिक्स ना करे, बेलर के कंसर्न के बगैर वो गुड्स मिक्स ना करे किसी और गुड्स के साथ। अगर मिक्स हो गए हैं और सेपरेशन इम्पॉसिबल है तो बेली ना कंपनसेट करेगा बेलर को जो भी उसका लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज ऑफ द बेलर। अब जो बेलर है उसकी क्या ड्यूटी है, पहला डिस्क्लोज द फॉल्ट। बेलर को अपना गुड्स बेली को देते टाइम सारे फॉल्ट डिस्क्लोज करने होंगे, जो भी जिसके लिए भी वो अवेयर है, वो सारे जो उसके लिए अवेयर है। अगर वो अवेयर है ही नहीं खुद से तो चलो समझ आता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने अपना जो हॉर्स था वो बी को दिया राइड करने के लिए। अब उसे ए को पता था कि उसका हॉर्स ना बहुत गंदे से लात मारता है, ही इज पॉन्ड टू किक, मतलब वो बहुत ज़्यादा लात मारता ही है। अब ए ने ये बात बी को नहीं बताई। अब क्या हुआ कि घोड़े ने बी को मारी लात और बी की हो गई इंजरी अच्छी खासी। अब जो भी खर्चा बी का आया है, बी का जो भी खर्चा आया है मेडिकल एक्सपेंस, वो ए को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि ए ने बेलर जो है ये इसने बी को बताया नहीं कि ऐसा मतलब उसके हॉर्स के साथ ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो भी अगर कोई फॉल्ट है जिसके बारे में जो पर्सन है वो अवेयर है तो उसे वो बात बेली को बतानी पड़ेगी। दूसरा बियर नेसेसरी एक्सपेंस। अगर देखो ग्रेट्यूटस बेलमेंट है, मतलब नो रिम्बर्समेंट बेलमेंट है, तो उसमें बेली ने अगर कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड करी है गुड्स की टेक केयर करने के लिए तो बेलर को उसे पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो ए ने अपना जो डॉग था वो बी को दे दिया कुछ दिन के लिए, मान लो 10 दिन के लिए दे दिया, ठीक है। और बी ने फिर क्या किया, ये बी इसका ए का फ्रेंड ही है, और बी ने फिर डॉग की केयर करी होगी तो 10 दिन तक खाना खिलाया होगा, फूड, कुछ मेडिकल एक्सपेंस भी आ गए, तो इसका पूरा जो भी खर्चा हुआ फूड का और मेडिकल एक्सपेंस का वो ए को बी को देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ नॉन ग्रेट्यूटस इट्स अ ग्रेट्यूटस बेलमेंट, ठीक है। तो जितनी भी एक्सपेंस है वो बियर करनी पड़ेगी बेलर को। दूसरा इंडेमनीफाई ग्रेट्यूटस बेली। अगर बेलर डिमांड द रिटर्न ऑफ गुड्स लेंड ग्रेट्यूटस अर्लियर देन एग्रीड, बेलर मस्ट इंडेमनीफाई। मतलब अगर जो बेलर है उसने जो गुड्स दिए हैं, जो बेलर है उसने अगर कोई भी गुड्स बेली को दिए हैं लेकिन उसने टाइम से पहले वो गुड्स वापस ले लिया और उसकी वजह से बेली का कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को रिम्बर्स करना पड़ेगा। मान लो कि ए ने अपना जो गिटार था वो बी को दे दिया, ठीक है, और वो दिया था 1 वीक के लिए। अब 2 दिन बाद जो था बी का स्टेज परफॉर्मेंस था, ठीक है, बट ए ने 2 दिन पहले ही, मतलब जिस दिन 2 दिन बाद स्टेज परफॉर्मेंस था उससे पहले इसको मांग लिया, मतलब 4 दिन में ही अपना गिटार वापस मांग लिया। दिया तो वीक के लिए था। अब बी ने क्या किया, बाहर से फिर लेंट किया गिटार, ठीक है, तो बी के एक्स्ट्रा पैसे लगे, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे ए को पे करने पड़ेंगे बिकॉज उसने रिटर्न कर लिए अपने गुड्स जो भी उसने लेंट किए थे अर्लियर देन एग्रीड, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक लीन। मीनिंग ऑफ लीन। लीन क्या होता है, लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन कीप पोजेशन ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन अंटिल सर्टेन लॉफुल चार्जेस ड्यू आर पेड। मतलब
अब दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी का आप पोजेशन रख सकते हो तब तक जब तक वो दूसरा इंसान आपके जो भी चार्जेस हैं या फिर जो ड्यूज हैं वो पेड ना कर रहा हो। सिंपल शब्दों में कहो कि अगर एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के लिए काम किया या कोई सर्विस प्रोवाइड करी है और अब तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो जो पर्सन है उन गुड्स को होल्ड कर सकता है जब तक उसका पेमेंट ना मिल जाए, ठीक है। लेकिन याद रखना, लीन जो है वो सिर्फ राइट टू रिटेन देता है, सेल करने का राइट नहीं देता। आप सिर्फ उस गुड्स को रख सकते हो, उन्हें बेच नहीं सकते। अब टाइप ऑफ लीन देखो, एक तो होता है पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन क्या होता है कि बेली हैज़ अ राइट टू रिटेन अ स्पेसिफिक गुड्स जब तक वो अपने ड्यूज रिसीव ना कर ले, ठीक है। जैसे कि ए गिव अ वॉच टू बी फॉर रिपेयर। अब उसने रिपेयर तो कर दी बट ए ने उसको चार्जेस पे नहीं किए, रिपेयर चार्जेस पे नहीं किए, तो बी के पास राइट है कि वो उस वॉच को रिटेन करके रख सकता है जब तक ए उसे पे ना कर दे। तो ये हो गया पर्टिकुलर लीन, बिकॉज ए का जो राइट है वो एक पर्टिकुलर वॉच तक लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा होता है जनरल लीन। जनरल लीन जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि बैंक, फैक्टर, अटॉर्नी, इन्हीं सब के पास ही होता है। अब इसे एग्जांपल से समझो। देखो, एक आना अकाउंट था बैंक के अंदर, ठीक है, और उसने कुछ डॉक्यूमेंट और वैल्यूएबल चीज़ें भी वहाँ पे रखी हुई थी अकाउंट में। अब क्या हुआ कि ए ने बैंक से लोन भी लिया था और ए ने बैंक को वो लोन रिटर्न नहीं करा। तो जब तक ए बैंक को वो लोन रिटर्न नहीं करता, बैंक ने क्या किया, उसका जो वैल्यूएबल और डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने पास रख लिए जब तक वो ड्यूज क्लियर नहीं करेगा। अब देखो, ये जो है वो जनरल लीन है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है या ये सारे वैल्यूएबल चीज़ें या फिर ये डॉक्यूमेंट जो है वो ड्यूज से रिलेटेड नहीं है, वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी उन्होंने ये चीज़ रख ली, तो दैट इज जनरल लीन, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लेज। प्लेज समझो, प्लेज क्या होता है। तो प्लेज इज डिफाइन एज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। इसमें क्या होता है कि देखो, एक लेंडर है, एक बोरोवर है, ठीक है। अब लेंडर ने बोरोवर को दिया लोन एडवांस में और बोरोवर ने लेंडर को दिया प्लेज्ड गुड। प्लेज्ड गुड का मतलब क्या होता है कि गुड्स का पोजेशन दे दिया है। पोजेशन ऑफ प्लेज्ड गुड्स ट्रांसफर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब जब आप कोई सामान एक एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी किसी दूसरे पर्सन को दे देते हो, समझते हो ना। जैसे मान लो, यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। राम ने किससे, अरुण को, हाँ, राम ने अरुण को लोन दिया। अब राम को विश्वास नहीं था कि अरुण उसका सामान वापस करेगा या नहीं करेगा, तो राम ने कहा अरुण से कि भाई मैं तेरे को लोन तो दे रहा हूँ बट मुझे कोई सिक्योरिटी तो चाहिए। तो अरुण ने राम को अपनी ज्वेलरी दे दी, गोल्ड की ज्वेलरी जो थी वो दे दी, ठीक है। तो ये जो उसने गोल्ड ज्वेलरी दी, दिस इज प्लेज, मतलब इसको दे के उसने लोन लिया। तो ऐसा ही होता है प्लेज, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक है। अब इसके अंदर दो पार्टी होती है, एक होता है पनॉर, द बेलर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, और एक होता है पॉनी, द बेली इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अब प्लेज बाय द नॉन ऑनर, देखो बेसिकली तो ये होता है कि जो भी गुड्स का मेन ऑनर है वो ही उसको प्लेज कर सकता है, ठीक है, डेट के लिए या किसी और ऑब्लिगेशन के लिए। बट कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पे जो नॉन ऑनर है वो भी अगर गुड्स देता है, मतलब मान लो ए है, ए का ये गुड्स है नहीं बट फिर भी उसने इसे प्लेज कर दिया, तो वो नॉन ऑनर भी अगर कभी प्लेज करता है तो वो वैलिड माना जाता है इन सम टर्म्स। अब वो टर्म्स देख लेते हैं कि क्या क्या एक। तो चलो पहला केस देते हैं, द प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। तो देखो, मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, जिसे गुड्स का पोजेशन या फिर डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दिया है ताकि वो उसे आगे सेल कर सके, सेल और रेसिंग अ क्रेडिट। अगर ऑनर की पूरी कंसर्न है तो मर्केंटाइल एजेंट जो है वो जो गुड्स उसके पोजेशन में है उनको प्लेज कर सकता है, ठीक है, और ये प्लेज वैलिड माना जाएगा। अब देखो, इसे एग्जांपल से समझो कि ए कंसाइन गुड्स टू बी, ए ने बी को गुड्स दिए जो कि मर्केंटाइल एजेंट था उसे सेल करने के लिए आगे। अब ए ने बी की कंसर्न से वो जो गुड्स थे उनको प्लेज कर दिया, बैंक के मतलब एज अ सिक्योरिटी दे दी, ठीक है। अब ये प्लेज वैलिड होगा क्योंकि ए जो है वो मर्केंटाइल एजेंट है और जो कि अपनी अथॉरिटी के अंदर ही काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेज बाय पर्सन पोजेशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी पर्सन के पास गुड्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, मतलब उसने वो मिस इंटरप्रिटेशन या फिर फ्रॉड के थ्रू हत्याएं हैं, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को वापस नहीं किया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को रफा दफा नहीं करा गया है, तो
उन गुड्स को प्लेज किया जा सकता है। अब इसको भी एग्जांपल से समझो, जैसे कि ए ने गुड्स खरीदे बी से, लेकिन ये मिस इंटरप्रिटेशन के अंडर खरीदे थे, मतलब ए ने कॉन्ट्रैक्ट को मिस इंटरप्रेट कर दिया और बी से सामान खरीद लिया। अभी कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है, बट अभी बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रफा दफा नहीं करा है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिस्ट करता है। तो ए इन गुड्स को प्लेज कर सकता है इस पूरे टाइम में जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मतलब अब जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट को बी ने खत्म नहीं करा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है प्लेज वेयर पॉनर हैज लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर पॉनर पर्सन गिविंग अ प्लेज, उसका अगर लिमिटेड इंटरेस्ट ही है गुड्स में, मतलब मान लो दो ऑनर है, एक ये गुड्स है, इसके दो ऑनर है ए और बी, तो मान लो अगर बी का सिर्फ 50% है इस गुड्स में, तो उसका क्या हो गया, लिमिटेड इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो जितना उसका इंटरेस्ट है उतना ही वो प्लेज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे ए और बी आर को ओनर ऑफ अ मशीन। अब ए ने अगर प्लेज करी है मशीन सी को एज ए सिक्योरिटी, तो ए का मान लो उस मशीन में 50% अगर शेयर था, 50% इंटरेस्ट था, तो सिर्फ 50% ही सी को प्लेज किया है उसने, बाकी का 50% तो बी का है, ठीक है। देन आता है प्लेज बाय द सेलर और द बाय, प्लेज बाय सेलर और बायर इन अ पोजीशन आफ्टर द सेल। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम सेल तो कर देते हैं, बट सामान हमारे पास ही रखा होता है, जो बायर है वो लेके नहीं गया होता है। तो उस केस में अगर उन गुड्स को प्लेज किया जाए, जब तक वो जो ऑनरशिप राइट है दूसरी पार्टी का उसे हार्म नहीं कर रहा, वो वैलिड होगा। देखो ए ने गुड्स सेल किए बी को, लेकिन अभी भी जो गुड्स हैं वो ए के पास है, डिलीवर नहीं हुआ है बी को, तो अब ए जो है इस टाइम में इन गुड्स को प्लेज कर सकता है टू द बैंक एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि ये बी, जब तक ये बी के ऑनरशिप राइट को हार्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है राइट ऑफ पॉन। वो पर्सन जिसे प्लेज किया गया है उसके क्या क्या राइट है। तो पहला है राइट टू रिटेन, वो ना उन गुड्स का पोजीशन रख सकता है जब तक उसका पेमेंट नहीं होता, डेट, इंटरेस्ट, नेसेसरी या प्रिजर्वेशन एक्सपेंस उसे नहीं मिलती। दूसरा राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन, कैन नॉट रिटेन गुड्स फॉर एनी डेट अनदर देन वन फॉर विच इट इज प्लेज। मान लो ए ने बी से लोन लिया था और उसने अपनी ज्वेलरी एक बी को दी थी, ठीक है। एक लोन, मान लो उसका एक लोन तो पहले चल रहा था और एक लोन उसने अब लिया था, दो लोन थे। तो अभी ए ने इस वाले लोन के लिए, लोन एक्स के लिए बी को अपनी ज्वेलरी दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए ने एक्स लोन तो चुका दिया, बट बी के दिमाग में ये आया कि अरे इसने तो मुझसे पहले भी लोन लिया था, तो क्यों ना मैं ये करूं कि पहले वाला लोन जब तक ये ना चुकाए तब तक मैं इसके गुड्स रख लूं। तो ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि गुड्स को सिर्फ तब तक रिटेन किया जा सकता है जिस कर्जे के लिए उन गुड्स को एज अ लीन दिया गया है। अगर वो किसी और के लिए उसे रखना चाहे तो वो इनवैलिड होगा, ठीक है। देन आता है राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अगर गुड्स की टेक केयर करने में, गुड्स के प्रिजर्वेशन में कोई और ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेंस लगी है, ठीक है, और ज़्यादा खर्चा आया है, तो वो सारा खर्चा भी उसको पे किया जाएगा। राइट इन केस ऑफ द डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है पॉनर जो है, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो पॉनी के पास दो राइट होते हैं। पहला, या तो वो क्या कहते हैं उसको रिगार्डिंग सूट फाइल कर दे, मतलब केस फाइल कर दे और गुड्स अपने पास ही रखे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, या फिर वो पॉनर को एक रीजनेबल नोटिस दे और वो जो गुड्स थे वो बेच दे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर हम उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और ये बाकी सारी कंडीशंस भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक लीगल अरेंजमेंट है जहाँ पे एक पर्सन, मतलब एजेंट, दूसरे पर्सन के लिए, मतलब प्रिंसिपल के लिए एक्ट करता है या उसे रिप्रेजेंट करता है किसी भी डीलिंग में थर्ड पर्सन के साथ। जैसे कि ए ने हायर करा बी को ताकि वो उसकी कार सेल करे, अब बी ने सी से नेगोशिएट करी, ठीक है, कार सेल करने के लिए, तो यहाँ पे जो बी है वो ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि कार तो एक ही है ना। तो बी एजेंट है और ए प्रिंसिपल है और बी ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है बी इज एजेंट एंड ए इज प्रिंसिपल एंड कॉन्ट्रैक्ट विद सी इज लीगल बाइंडिंग टू द ए। अगर जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट बी
सी के साथ करेगा वो ए के लिए लीगली बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्टी होती है, एक होता है एजेंट, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है थर्ड पार्टी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या की फीचर्स होते हैं एजेंसी के। तो एजेंसी का पहला की फीचर है रिप्रेजेंटेशन। एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी अगर एजेंट अगर कोई भी डील कर रहा है किसी भी थर्ड पार्टी से, तो वो खुद से लाइबल नहीं होगा, कौन लाइबल होगा उस डीलिंग के लिए? प्रिंसिपल लाइबल होगा, क्योंकि एजेंट तो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आता है अथॉरिटी। एजेंट के जो एक्शन है वो प्रिंसिपल को बाइंड करते हैं विद इन स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी। अगर एजेंट को मैंने जितनी अथॉरिटी दी है, मान लो मैंने ए प्रिंसिपल है, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ए प्रिंसिपल है, जो बी है वो एजेंट है, ठीक है, और सी जो है वो थर्ड पार्टी है। तो अगर ए ने बी को हायर किया है अपनी कार सेल करने के लिए और बी ने सी को उसकी कार सेल कर दी है, तो अब जो ए है वो बी के इस एक्ट के लिए लीगली बाइंडिंग है। मतलब अब वो बाद में ये नहीं कह सकता कि अरे मैं अपनी कार नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा भाई? तू तो प्रिंसिपल है, तूने बी को हायर करा है एज एन एजेंट कार सेल करने के लिए, अब उसने कार सेल कर दी तो ए को अपनी कार सी को देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात ही यहाँ पे की गई है कि दैट एक्शन, एजेंट एक्शन बाइंडिंग टू द प्रिंसिपल विद द स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी। तीसरा होता है कंसर्न। एजेंसी अराइज होती है जब दोनों पार्टी की कंसर्न हो, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की। ऐसा नहीं है कि भाई एजेंट कहते कि मैंने तो मन में सोच लिया था कि मैं आपका एजेंट हूँ, ऐसा नहीं होता। तीसरा कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कोई कंसिडरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एजेंट जो है वो ग्रेचुइटसली भी एक्ट कर सकते हैं, ग्रेचुइटसली मतलब पेमेंट के बगैर, या फिर वो एक एग्रीड रिम्यूनेशन भी ले सकता है, एक एग्रीड पेमेंट भी ले सकता है। तीसरा, थर्ड पार्टी डीलिंग। एजेंट कैन क्रिएट अ लीगल रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, बट एजेंट हिमसेल्फ इज नॉट पर्सनली लाइबल टू एक्ट। जैसा मैंने बताया कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में डीलिंग करा सकता है, बट एजेंट खुद से लाइबल नहीं है जब तक वो अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ग्रेचुइटस एजेंसी का एग्जांपल देखो। ए अपॉइंट अ बी टू सेल इज अ बाइक फॉर फ्री, पेमेंट के बगैर। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, भले यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे मैंने ये अलग से भी लिखा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर इट। देन आता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कैसे क्रिएट होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसे क्रिएट होता है? तो सबसे पहले एक्सप्रेसिवली मतलब जब एजेंट को अपॉइंट किया जाता है स्पोकन, रिटर्न या वर्ड्स के थ्रू। जैसे ए ने लेटर लिखा बी को कि आप मेरी कार सेल कर दो, ठीक है, तो अब बी ने एक्सप्रेसिवली ए को अपना एजेंट अपॉइंट किया है। नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड मतलब रेफर्स विद द कंडक्ट ऑफ पार्टी और सर्कमस्टांसेस। जैसे मतलब कंडक्ट ऑफ पार्टी से ही पता चलता है कि एजेंट की तरह क्या कहते हैं, अपॉइंट हो गया। जैसे ए सर्वेंट रेगुलरली परचेज सप्लाई फॉर अ शॉप इवन विदाउट एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन ईच टाइम द सर्वेंट एक्ट्स एज ए एजेंट। ए का जो सर्वेंट है, मान लो ए ने एक पर्सन को शॉप पे रख रखा था, तो वो क्या करते हैं, ए का जो सर्वेंट है वो ए की शॉप के लिए सामान बाहर से खरीद के लाता है, ठीक है। तो देखो सिंपल बात है, अब वो जो उसका पर्सन है, मान लो बी है, जो ए का नौकर है, ए का जो सर्वेंट है वो बी है, तो अगर वो बाहर से सामान खरीद के ला रहा है तो वो खुद थोड़ी पेमेंट करेगा, क्योंकि वो तो ए के लिए सामान खरीद के ला रहा है ना। तो अब ए ने उसे एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा कि तू मेरा एजेंट है, नहीं, बट ये इम्प्लाइड हो गया, ठीक है। देन एजेंसी बाय नेसेसिटी। कई बार क्या होता है कि नेसेसिटी की वजह से भी हमें एज एन एजेंट एक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मास्टर ऑफ शिप सेल अ पेरिशेबल कार्गो एट अ फॉरेन पोर्ट टू अवॉइड अ स्पॉइलेज। देखो शिप किसी और की थी, शिप का ऑनर कोई और था, लेकिन शिप चलाने वाला या शिप को देखने वाला इज मास्टर ऑफ द शिप, ठीक है। तो शिप के मास्टर ने क्या किया, जितने भी पेरिशेबल कार्गो थे ना वो फॉरेन पोर्ट पे जाके बेच दिए ताकि स्पॉइलेज ना हो। अब ये सेल वैलिड है क्योंकि मास्टर का जो एक्ट था वो आउट ऑफ नेसेसिटी था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो पेरिशेबल कार्गो खराब हो जाते, और ये ऑनर के बेनिफिट के लिए था। तो यहाँ पे मास्टर ने ऑनर का एज एन एजेंट काम किया, बट यहाँ पे उसे ऐसा बनाया तो नहीं था, बस इट इज़ ओनली आउट ऑफ नेसेसिटी। देन नेक्स्ट आता है एजेंसी बाय स्टॉपल। देखो अगर प्रिंसिपल्स वर्ड और कंडक्ट किसी थर्ड पार्टी को ऐसा बिलीव करा देते हैं
कि वो जो पर्सन है वो उसका एजेंट है, उसके पास एजेंट अथॉरिटी है, भले ही वो ना हो, तो फिर एजेंट अगर कोई भी काम करता है तो प्रिंसिपल उससे बाइंड होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ए अलाउ बी टू रेगुलरली कलेक्ट अ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। ए ने क्या किया, बी को अलाउ कर दिया कि वो रेगुलरली कस्टमर से सामान कलेक्ट कर ले। अब सी को इस चीज़ से ऐसा लग गया कि बी के पास पूरी अथॉरिटी है पेमेंट कलेक्ट करने की, बल्कि ऐसा था नहीं, बट क्योंकि बार बार ए का पेमेंट बी ही कलेक्ट कर रहा था तो सी को ये चीज़ लग गई। अब अगर बी अपनी अथॉरिटी एक्सीड भी कर जाता है तो भी ए लाइबल होगा बी के एक्ट के लिए, बिकॉज उसके एक्ट ने, ए के जो एक्ट हैं उन्होंने सी को ये बिलीव दिला दिया है कि बी उसका एजेंट है। देन अदर एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल ना, इसमें होता है कि एजेंट विदाउट द अथॉरिटी पहले कोई काम कर देता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि बी सेल एज प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर परमिशन, बी ने ए की प्रॉपर्टी बेच दी परमिशन के बगैर, लेकिन लेटर ए ने कहा कि उसे सेल से कोई दिक्कत नहीं है और वो सेल को कंफर्म कर दिया। तो ये क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन। मतलब बी ने, एजेंट जो था उसने पहले अपना अथॉरिटी के बगैर काम कर दिया, लेकिन लेटर ए ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी। एजेंट जो बना उसकी कितनी अथॉरिटी होती है ये समझते हैं। इसमें पहला है एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी में क्या होता है कि प्रिंसिपल ने डायरेक्टली एजेंट को अथॉरिटी दी है कुछ काम करने की। दूसरा आता है हमारा इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब कि एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा गया है, लेकिन जो भी नेसेसरी काम है वो चीज़ वो पर्सन कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ मतलब इम्प्लाइड चीज़ें हो रही हैं। देन नेक्स्ट आता है इमरजेंसी अथॉरिटी। इमरजेंसी अथॉरिटी में क्या होता है कि ये अर्जेंट सिचुएशन की वजह से, ताकि प्रिंसिपल का लॉस ना हो, इसलिए एजेंट जो है वो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम कर लेता है, लेकिन सिर्फ गुड फेथ में, और इसलिए ताकि प्रिंसिपल का लॉस ना हो। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन। देखो एजेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा थर्ड पर्सन से। तो पहला है नेम प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल के बारे में ऑलरेडी थर्ड पार्टी को पता है तो प्रिंसिपल ही सारे एजेंट के काम से बाउंड होगा, एजेंट खुद से लाइबल नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, दूसरा है अननेम्ड प्रिंसिपल। अननेम्ड प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो वैसे तो देखो एजेंट पर्सनली लाइबल नहीं होता, थर्ड पार्टी ही लाइबल होती है, बट अगर एजेंट से बार बार पूछने पे भी वो अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बताता तो इस केस में एजेंट को ही सू किया जाता है पर्सनली। देन आता है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में क्या है कि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं चला, एग्जिस्टेंस ही नहीं पता चली है प्रिंसिपल की, लेकिन अगर उसे एग्जिस्टेंस पता चल जाती है जजमेंट से पहले तो थर्ड पार्टी दोनों को स्यू कर सकती है या किसी एक को स्यू कर सकती है। ठीक है, अब आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट। एजेंट की खुद से क्या लाइबिलिटी होती है, पर्सनल लाइबिलिटी क्या होती है। तो फॉरेन प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे ये है कि जो एजेंट है वैसे तो वो कभी पर्सनल लाइबल होता नहीं, और वो खुद से मतलब डिस्क्लोज करके अगर प्रिंसिपल के वो बता दे कि मैं प्रिंसिपल के कहने पे काम कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल ही लीगली बाउंड होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे एजेंट खुद भी लाइबल हो जाता है। पहला केस क्या है, फॉरेन प्रिंसिपल। फॉरेन प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल कंट्री के बाहर रहता है, ठीक है, और एजेंट उसके कहने पर काम कर रहा है विद इन अ कंट्री, और क्या, तो इसलिए क्या होगा कि उसे खुद ही लाइबल होना पड़ेगा। जैसे बी एक्ट एजेंट ऑफ ए अ फॉरेन कंपनी, इफ़ ए कैन नॉट स्यू इन इंडिया। मान लो ए जो है वो तो फॉरेन कंपनी है तो उसको स्यू नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, तो इसलिए बी खुद लाइबल होगा अगर प्रिंसिपल को, फॉरेन प्रिंसिपल है और उसे स्यू नहीं कर सकते। देन अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है कि जब थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया ही ना जाए तो एजेंट खुद से पर्सनली लाइबल होगा जब तक थर्ड पार्टी को ये पता नहीं चल जाता कि प्रिंसिपल एग्जिस्ट कर रहा है। अब उन लोगों को पता ही नहीं कि प्रिंसिपल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो प्रिंसिपल को स्यू कैसे करेंगे। ठीक है, देन आता है प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्यू। अगर ऐसा है कि लॉ के अंडर ऐसा है कि प्रिंसिपल को स्यू करा ही नहीं जा सकता, मान लो कि जो ए है वो एक माइनर के लिए काम कर रहा है, अब लॉ के अंदर क्या है कि जो माइनर है उसको तो स्यू किया ही नहीं जा सकता, या फिर फॉरेन सॉवरेन को स्यू नहीं किया जा सकता, तो उस केस में जो एजेंट है वो पर्सनली लाइबल हो जाता है। देन आता है पर्सनल लाइबिलिटी बाय द एग्रीमेंट। अगर एजेंट एक्सप्रेसिवली या इम्प्लाइडली खुद से एग्री करता है कि मैं पर्सनली लाइबल हूँगा अपने काम के लिए तो वो खुद से लाइबल होगा। जैसे कि मान लो ए ने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा था आई बी पर्सनली गारंटी परफॉर्मेंस,
तो ये सिंपल लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में और बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो बी यहाँ पे पर्सनली लाइबल होगा। देन द ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम करता है और तीसरी पार्टी को बिलीव कराता है कि मेरे पास तो ये अथॉरिटी है, भले ही प्रिंसिपल ने उसे वो अथॉरिटी नहीं दी है, तो दैट इज ब्रीच ऑफ वारंटी और बाद में ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाता है, तो उस केस में बी खुद लाइबल होगा। जैसे बी सेल एज प्रॉपर्टी क्लेमिंग अथॉरिटी, बी ने ए की प्रॉपर्टी बेच दी और बोला कि मेरे पास तो अथॉरिटी है ए की प्रॉपर्टी बेचने की, बट ए ने इस बात की कभी उसे परमिशन दी ही नहीं थी, तो यहाँ पे भी खुद से लाइबल होगा बायर के लिए। देन साइनिंग अ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, अगर एजेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक बिल वगैरह अपने खुद के नाम पे साइन करता है विदाउट क्लियरली इंडिकेटिंग कि वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो वो खुद से लाइबल होगा। देन एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, अगर एजेंट का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी है सब्जेक्ट मैटर में ऑफ अ एजेंसी, जैसे एडवांस पेमेंट या लोन ऑफ प्रिंसिपल, तो जितना उसका इंटरेस्ट है उतना वो खुद लाइबल होगा। जैसे कि यहाँ पे बी लेंड मनी टू ए एंड ऑथराइज टू बाय गुड्स ऑन ए बिहाफ, इफ कॉन्ट्रैक्ट फेल बी इज लाइबल ओनली टू द पार्ट कवर्ड बाय हिज ऑन इंटरेस्ट। देन आता है नॉन एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल, अगर कोई भी एजेंट जो है वो किसी ऐसे प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मान लो कंपनी के प्रमोटर की तरह, और कंपनी अभी बनी नहीं है, अर्ली स्टेज में अभी बनी भी नहीं है, तो उस केस में जो एजेंट है वो खुद लाइबल होगा। जैसे यहाँ पे बी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एक्स लिमिटेड येट नॉट इनकॉर्पोरेटेड, अभी तक एक्स लिमिटेड बनी नहीं है, तो बी पर्सनली लाइबल होगा जो भी सारे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तक कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। देन आता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है इसको टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, तो देखो दो तरीके से किया जा सकता है, टर्मिनेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टी और टर्मिनेशन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, और ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले है रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, कि जो प्रिंसिपल है वो टर्मिनेट कर दे, मतलब वो जो एजेंट की अथॉरिटी है वो रिवॉक कर ले, वापस ले ले, किसी भी टाइम वो ले सकता है, ठीक है। जैसे ए अपॉइंट अ बी टू सेल इज गुड्स, ए इन्फॉर्म अ बी कि उसकी अथॉरिटी अब वो रिवॉक कर रहा है, तो बी अब एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता उस नोटिस के बाद। देन रिनेशन ऑफ द एजेंट, मतलब एजेंट जो है वही छोड़ दे, वही गिव अप कर दे अपनी अथॉरिटी से, तो वो भी हो सकता है, तो भी क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन एजेंट को रीजनेबल नोटिस भी देना पड़ेगा। जैसे बी हु इज मैनेजिंग ए शॉप डिसाइड टू रिजाइन एंड बी इन्फॉर्म ए इन एडवांस, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी उस नोटिस पीरियड के बाद। देन टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कभी कभी क्या होता है कि लॉ की वजह से भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि लॉ जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को। सबसे पहला कंप्लीशन ऑफ एजेंसी बिजनेस, जिस पर्पस के लिए जो एजेंसी बिजनेस था वो बना था, जिस पर्पस के लिए एजेंसी बनी थी वो अचीव हो गई है, तो एजेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे बी अपॉइंटेड ए टू सेल अ कार, तो एक बार कार बिक गई तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया। देन डेथ ऑफ प्रिंसिपल या एजेंट या प्रिंसिपल में से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। देन प्रिंसिपल बिकम इनसेन, अगर प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड हो जाता है, पागल वागल हो जाता है, तो एजेंट जो है फिर कंटिन्यू नहीं कर पाता। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर गुड्स और प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू एजेंसी आर डिस्ट्रॉयड, अगर जो मेन जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना था वो ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे कि बी वॉज अपॉइंटेड टू सेल अ स्पेसिफिक पेंटिंग, अब वो पेंटिंग फायर में जल के डिस्ट्रॉय हो गई तो ऑफ कोर्स एजेंसी एंड हो गई, क्योंकि अब तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। देन इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल दिवालिया हो जाता है तो उस केस में भी एजेंट जो है वो फर्दर एक्ट नहीं कर सकता। देन आता है इररिवोकेबल एजेंसी, कुछ ऐसी एजेंसी भी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ऐसा भी होता है जो हम रिवॉक नहीं कर सकते। अब क्या क्या है जहाँ पे रिवॉक नहीं किया जा सकता, प्रिंसिपल कैन नॉट रिवॉक द एजेंसी इवन इफ ए वांट, अगर प्रिंसिपल चाहे भी तो भी वो रिवॉक नहीं कर सकता। कैसे कैसे नहीं कर सकता, पहला एजेंसी कपल्ड विद द इंटरेस्ट, मतलब अगर एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर में तो प्रिंसिपल उसे रिवॉक नहीं कर सकता। दूसरा अथॉरिटी पार्शली एक्सरसाइज, मतलब आधा काम हो चुका है तो उसके बाद रिवोकेशन नहीं हो सकता। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझ लो कि ए ने बी को 100 गुड्स बेचने की वो दिया था कि आप मेरे 100 गुड्स बेचोगे, अब बी ऑलरेडी 50 गुड्स बेच चुका है, उसके बाद ये कह रहा है कि मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट को मतलब ख़त्म कर रहा हूँ और मैं तेरे को अपना एजेंट नहीं रख रहा। तो अब जो है ए
वो नेक्स्ट 50 गुड्स के लिए जो बी के नहीं है उनके लिए बी से मतलब वो चीज़ रिवॉक कर सकता है, बट जो 50 गुड्स ए ऑलरेडी बेच चुका है उसके रिगार्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तीसरा है एजेंट इनकर पर्सनल लायबिलिटी। अगर एजेंट ने कुछ पर्सनल लायबिलिटी ले ली है प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो एजेंसी रिवॉक नहीं हो सकती। जैसे ए बोरो मनी एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड उसने पर्सनली गारंटी दे दी, एजेंट ने पर्सनली गारंटी दे दी, तो अब इस केस में ए कैन नॉट रिवॉक द बी अथॉरिटी जब तक लोन एप्लीकेशन जो है वो मीट नहीं हो जाती। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट 3 थी ऑफ द बिजनेस लॉ वो हो जाती है कंप्लीट। इसके 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है और अब ये सेकेंड पार्ट है, पार्ट बी। और ध्यान रखना गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि आपके केस लॉज मैंने अभी तक कवर नहीं कराए हैं इसी यूनिट के। इट इज़ बिकॉज कि मैं एक तीसरा पार्ट डेडिकेटेड पार्ट लेके आऊँगी, पार्ट सी, ओनली फॉर द केस लॉज, सिर्फ केस लॉज के लिए। जिन्होंने मेरे से ऑलरेडी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि यूनिट सेकंड में भी मैंने ऐसा ही किया था कि एक डेडिकेटेड पार्ट लेके आई थी मैं केस लॉज के लिए, ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। तो इस वीडियो के अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखो, आपको पता होगा कि ऑलरेडी हम नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं अब तक, बट ये जो नोट्स हैं आप खुद देख रहे हो कि ये हमने स्क्रैच से बनाए हैं प्रॉपर, और जितनी ड्यू की पूरी गाइडलाइंस आई हैं आपका सिलेबस रिव्यू करके, सोल की बुक रिव्यू करके, कई सारी सोर्सेज से इकट्ठा करके तब मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो इन नोट्स को देखो, वैसे आपको जो फ्री वाले नोट्स हैं वो तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे फ्री वाले नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स है ये प्रीमियम नोट्स हैं और ये थोड़े ये प्रीमियम नोट्स हैं और ये पेड होंगे, ठीक है। और कितना पेड होगा, इट्स जस्ट अ मिनिमम अमाउंट, और उसका प्रोसेस आपको कैसे ये मिलेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।